इजरायल ने सीरिया में तुर्की के शिपमेंट को उड़ाकर नया वॉर फ्रंट खोला है। यह शिपमेंट तुर्की से हथियार लेकर सीरिया पहुंचा था। सीरिया के हमा शहर में हथियारों की डिलीवरी से पहले मोसाद ने ऑपरेशन कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने तबाही मचा दी। शिपमेंट में इतना बारूद गिराया कि गोला बारूद, ड्रोन और हथियारों से लदा शिपमेंट जलकर बर्बाद हो गया। आपने रिसेंटली सुना होगा कि पाकिस्तान में अननोन गनमैन काम कराए। अब बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ महीनों में 40-45 लोगों को लुल्ला के पास भेज दिया। अब ये काम हुआ कैसे है? ये अननोन गनमैन आते कहां से है? ये है कौन? ट्रेनिंग कहां से ली है? मैंने बोला इसके ऊपर कोई बात करते हैं। जब मैंने डीप डाइव एनालिसिस करना शुरू किया, मैं हैरान रह गया। एक अनटोल्ड अलायंस है एक शैडो वॉरियर्स का मोसाद के ऊपर। पूरी दुनिया जानती है मोसाद को, इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी। मिडिल ईस्ट में अब सीरिया, गाजा, लेबनान 3 नए वॉर फ्रंट धधक रहे हैं। इस लड़ाई में भारत के दुश्मन तुर्की के एर्दोगान बुरी तरह से फंस गए हैं। तुर्की गाजा में अपनी फौज भेजने की बात करता है, लेकिन इजराइल साफ मना कर देता है। इजराइल का सीधा संदेश होता है कि जो देश खुलेआम हमारे खिलाफ बोलता है वो हमारे सैनिकों के साथ एक ही मिशन में काम नहीं कर सकता। इसकी एक बड़ी वजह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की संभावित भारत यात्रा भी मानी जा रही है। मुझसे बात करें, यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड और इन अ फ्यू इयर्स यू विल बी काउंटेड एज अ ग्रेट पावर आल्सो। अभी तो शायद नहीं, बट यू विल बी। तो आप क्यों उस कैंप में जा रहे हैं? ये हमारा जो कैंप है इसके अंदर बाकी ग्रेट पावर्स जो है सिवाय अमेरिका के बाकी तो सारे यहाँ हैं। चाइना यहाँ है, रूस यहाँ है, ब्राजील की इकोनॉमी बड़ी मजबूत है, आप भी आए एंड सो ऑन। तो जो इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। इसराइली हुकाम के मुताबिक अगर सिफारती रास्ते नाकाम हुए तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक एक ऑप्शन हो सकता है और इस खबर का हवाला राइटर्स और एनबीसी के अंदर मौजूद है। इसी महीने दिसंबर 2025 में हमारे सामने यह खबर आती है। यह रूथलेस इंटेलिजेंस एजेंसी है पूरे दुनिया के अंदर। वो कहते हैं कि अगर आपने इजराइल के एक भी आदमी को नुकसान पहुंचाया है, आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाइए। जौन सा मर्जी अपना वेशभूषा आप चेंज कर लीजिए, मोसाद आपको पकड़ लेगी। दे विल फाइंड यू एंड दे विल किल यू। तो हमारे सामने राइटर्स और एनबीसी की न्यूज है। हुआ क्या है एग्जैक्टली, मिनवान आपके सामने रखते हैं। मोसाद के ऊपर पूरी दुनिया जानती है मोसाद को, इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी। यह रूथलेस इंटेलिजेंस एजेंसी है पूरे दुनिया के अंदर। वो कहते हैं कि अगर आपने इजराइल के एक भी आदमी को नुकसान पहुंचाया है, आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाइए। जौन सा मर्जी अपना वेशभूषा आप चेंज कर लीजिए, मोसाद आपको पकड़ लेगी। दे विल फाइंड यू एंड दे विल किल यू। लेकिन इसके साथ एक नया नाम है जो आज की डेट में दुनिया में पीपल आर विस्परिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। नेम है एक ही चीज जिसके कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान में नींद नहीं आ रही। ये उनको बोलते हैं रा, जबकि वो रॉ है। अब रॉ का मतलब क्या है? रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब वो बोलेंगे यार, इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो कैसे सकता है? मैं आपको इसका राज बताता हूं। पहले हम रिसर्च करते हैं कि हमारा दुश्मन कहां पर छुपकर बैठा है। पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है, इसलिए रिसर्च एंड एनालिसिस है। अब फिर विंग का मतलब क्या हुआ? विंग का मतलब है कि हम वो जो जानवर होता है, कॉकरोच होता है, कुछ भी होता है जिसको हम दुश्मन बोलते हैं, उसको ऊपर फिर विंग्स लगा दिए जाते हैं और विंग्स लगाने के बाद उसको बोलते हैं तो उड़कर अब लुल्ला के पास पहुंचा। इसलिए इसका नाम रखा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह है भारत का शील्ड, भारत की तलवार जो हम यूज करते हैं आज की डेट में। किसी को नहीं मालूम कहां से रॉ का एजेंट आया, कब काम कर चला गया। और कई सालों से हमने बोला, देखिए आप अगर देखेंगे हिस्ट्री, दुनिया हमेशा बोलती रही कि पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है, आप शांति बनाई रखिए। पाकिस्तान को नहीं बोला कि आप ये जो मोहम्मद नाम के लोगों को भेजते हैं अटैक करने के लिए, ये आप मत कीजिए। हमें बोला गया कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहिए, आप नॉन अलाइंड रहिए। लेकिन हमने क्या किया? जब से मोदी जी आए हैं, आपको लगेगा कि हमने एक अलायंस को क्रिएट किया। किसके साथ? सीक्रेट अलायंस बिटवीन लायंस ऑफ इंडिया एंड डेविड्स ऑफ इजराइल। ये आपको लगेगा, लेकिन ये स्टोरी सिर्फ स्पाइस की नहीं है, ये स्टोरी कुछ और भी है। और ये कब शुरू हुआ था?
मोदी जी ने आकर इसको तेज किया है, लेकिन ये 1960s में तब से शुरू है। और ये जो अलायंस है बना क्यों है? क्योंकि इजराइल जो है वो भी जानवर है, उनके कंट्री के आसपास सारे जानवर कंट्रीज है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। मोहम्मद नाम के लोग वहां पर भी उसको सराउंड करके रखा है, हमें भी किया हुआ है। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया क्यों ना हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़े। अब ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ 1968 में। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी भारत की। भारत ब्लीड कर रहा था हमारे ऊपर ऑलरेडी। पहले चाइना ने युद्ध किया, उसके बाद पाकिस्तान ने 65 में किया, फिर उसके बाद 71 में फिर आने वाला था। हमें अंदेजा था कि ये क्या होने वाला है। हमने क्या किया? हमें मालूम था कि हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है। अब इंदिरा गांधी जी ने बोला कि करें तो करें क्या, हमें अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन वो वेस्ट के चंगुल में फंसी रही और वेस्ट ने कभी भी हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करी। एक आदमी थे रामेश्वर नाथ काओ, ये लेजेंडरी स्पाई मास्टर, शायद भारत के जो रॉ का पहला जो स्पाई मास्टर है वो थे रामेश्वर जी। नाम में राम था तो सॉल्यूशन तो निकलना ही था। उन्हें मालूम था कि इंदिरा गांधी के चंगुल में मैं फंसा रहा तो मैं वेस्ट के चंगुल में फंसा रहूंगा और वो कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। वो चले गए सीधा इजराइल में। उस वक्त इजराइल एक आउटकास्ट था, कोई भी उनसे बात नहीं करता था, ना ही हमारा कोई डिप्लोमेटिक टाइज थे उनके साथ, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही पैलेस्टीन के जो जानवर हैं हमास के, उनके साथ इन्होंने रिलेशन रखा। ये कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि सर कांग्रेस ये कभी भी इजराइल के साथ नहीं थे, ये हमेशा ही हमास के जानवरों के साथ होते हैं। मैंने भी इसलिए रिपीट कर दिया, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं बहुत ही सोच समझकर बोलता हूं। अब हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो थे नहीं, तो काओ साहब रामेश्वर जी ये क्या बोलते हैं, उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में बात नहीं करी। वो सीधा गए मोसाद के पास और उनको बोला कि भाई हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और मोसाद ने कहा क्या हेल्प चाहिए, मिल जाएगी। क्योंकि हम दोनों ने, क्योंकि जो रामेश्वर जी थे उन्होंने बोला कि तुम जिस टेररिज्म से तुम त्रस्त हो हम भी उसी से त्रस्त हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वही इस्लाम के नाम पर, लूला के नाम पर ये हमें तंग करते हैं, वो बोलते वो भी उसी चीज से तंग है। और दोनों के जो नेबरर्स हैं, जो बॉर्डर के ऊपर कंट्रीज लगती हैं, वो सारी हॉस्टाइल थी, भारत के भी और इजराइल के भी। तो अगर वो इंडियन है उसे एक मटके में डालिए, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसको ऊपर तक तेजाब भर दीजिए। कितनी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। मैं कहता हूं जो भी है भर दें यार। उसने इंसानियत को मारा है, उसने यहूदी को मारा है, मुसलमान को मारा है, हिंदू को मारा है, सिख को मारा है, क्रिश्चियन को मारा है, उसने इंसान को मारा है ना। उसने अगर वहां पे यहूदियों के इवेंट पे किया है तो मैं तो इसको कंडेम करता हूं। क्या ज्यूज इंसान नहीं है? क्या हिंदू इंसान नहीं है? मुसलमान इन सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। ये ड्रामेबाजी जो ये जो बंदा, ये जो किलर था, मैं तो कहता हूं इसको जितना मार सकते हैं, हमारे जुल्म इसने किया है। इसने मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह की कल साहब। और जनाब आप यहूदी के बारे में, जिसने जज्बात से खेला ऑस्ट्रेलियंस के, वो उनके बारे में तो नहीं आप कर सकते। आपको मैं आपको आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट, मैं आपको आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको याद दिला दूं यहूदियों के लिए। आप ही के मिनिस्टर्स ने कहा था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा हमास और पैलेस्टीनियंस के लिए है, इजराइल के खिलाफ। ये मैंने नहीं कहा, ये आपने भी नहीं कहा, भारत के लिए यहाँ से कहा। एक बात, मुझे खतरा है किधरे चल ना जाए तो थे। सिर्फ इंडिया के लिए हमने रखा हुआ और किसी के लिए नहीं रखा हुआ। जब तो भाई साहब फिर उसे मुस्लिम बॉम्ब क्यों डिक्लेयर करते हो? उसको मुस्लिम बॉम्ब डिक्लेयर क्यों कर रखा है? कोई ऑफिशियल पॉलिसी बताएं यार। अब एक मंत्री बोल रहा है तो मैं क्या करूं? मंत्री की क्या होती है? मंत्री तो इंडिया के मंत्री तो ये भी कहते हैं कश्मीर ले लेंगे शाम को जाके, तो आपका फॉरेन ऑफिस कहता है ये हमारी लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब, और जहां तक आपने बोला है ना कि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के लिए है, वो भी आपकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। आप ही के यहाँ पार्लियामेंट में, आप ही के यहाँ मिनिस्टर ने क्या बोला? उसने बोला कि मेरे पास 100 ग्राम बम है इंडिया के लिए, पाया के भी बम है। 50 ग्राम वाले भी होने चाहिए। ये स्टेटमेंट है, मेरी नहीं हैगी। साहब जब है इंडिया के लिए तो 50 ग्राम वाले भी होने चाहिए। इंडिया ने भी तो हमारे लिए बनाए हुए हैं ना। ऐसे मत करो। कमर चीमा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हो, 50 ग्राम वाले बम्स के बारे में अगर कमर चीमा बोलेगा तो दुनिया यार हंसेगी, दुनिया हंसेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है
कि दिस इज ओनली इंडिया सेंट्रिक, तो भाई कितने 100 किलो का चले या 50 ग्राम का चले, दैट डज नॉट मैटर। हमारा, हमने आज तक ऑफिशियली किसी, उसको कोई इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। ये उस वक्त पता नहीं किसने लिटरेचर लिखा, क्या हुआ, फजूल बातें उस वक्त चल गई, लेकिन नो ऑफिशियल पॉलिसी भी नहीं। अच्छा कल साहब आखिर में थोड़ा सा ये कमर चीमा नहीं, कमर चीमा शो में मैं हूं कमर चीमा, और अब आपसे सवाल है मेरा, एक सवाल सिर्फ, ये जो आप बोल देते हो ना, ये कोई फिजूल बंदे ने किया, इसने किया, उसने गधे ने किया, घोड़े ने किया, वो छोड़ दीजिए। आप एक बात बताइए, मुशर्रफ बोलते हैं कि ये टेररिस्ट मेरे अपने घर के लोग हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके इमरान खान बोलते हैं टीटीपी हमारे अपने लोग हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर आप बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन, आप ही के यहाँ पर ऑफिशियल जो चल रहा है कि जी वो तो हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन था, ही वाज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द